देवी दीन ने चाय की दुकान उसी दिन से बंद कर दी थी और दिन भर उस अदालत की खाक छानता फिरता था जिसमें डकैती का मुकदमा पेश था और रमानाथ की शहादत हो रही थी। 3 दिन रमानाथ की शहादत बराबर होती रही और तीनों दिन देवी दीन ने न कुछ खाया और न सोया। आज भी उसने घर आते ही आते कुर्ता उतार दिया और एक पंखिया लेकर झलने लगा। फागुन लग गया था और कुछ कुछ गर्मी शुरू हो गई थी, पर इतनी गर्मी न थी कि पसीना बहे या पंखे की जरूरत हो। अफसर लोग तो जाड़ों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन देवी दीन पसीने में तर था। उसका चेहरा, जिस पर निष्कपट बुढ़ापा हंसता रहता था, खिसियाया हुआ था, मानो बेगार से लौटा हो। जग्गो ने लोटे में पानी लाकर रख दिया और बोली, चिलम रख दूं? देवी दीन की आज 3 दिन से ये खातिर हो रही थी। इसके पहले बुढ़िया कभी चिलम रखने को न पूछती थी। देवी दीन इसका मतलब समझता था। बुढ़िया को सदैव नेत्रों से देखकर बोला, नहीं, रहने दो, चिलम न पीऊंगा। तो मुंह हाथ धो लो, गर्द पड़ी हुई है। धो लूंगा, जल्दी क्या है? बुढ़िया आज का हाल जानने को उत्सुक थी, पर डर रही थी कहीं देवी दीन झुंझला न पड़े। वो उसकी थकान मिटा देना चाहती थी, जिससे देवी दीन प्रसन्न होकर आप ही आप सारा वृत्तांत कह चले। तो कुछ जलपान तो कर लो, दोपहर को भी तो कुछ नहीं खाया था। मिठाई लाओ, लाओ, पंखी मुझे दे दो। देवी दीन ने पंखिया दे दी। बुढ़िया झलने लगी। 2-3 मिनट तक आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद देवी दीन ने कहा, आज भैया की गवाही खत्म हो गई। बुढ़िया का हाथ रुक गया। बोली, तो कल से वो घर आ जाएंगे? देवी दीन, अभी नहीं छुट्टी मिली जाती, यही बयान दीवानी में देना पड़ेगा। और अब वो यहाँ आने ही क्यों लगे? कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, हाँ, घोड़े पर चढ़े चढ़े घूमेंगे। मगर है बड़ा पक्का मतलबी। 15 बेगुनाहों को फंसा दिया, 5-6 को तो फांसी हो जाएगी, औरों को 10-10, 12-12 साल की सजा मिली है। इसी के बयान से मुकदमा सबूत हो गया। कोई कितनी ही चिरह करे, क्या मजाल जरा भी हिचकिचाए। अब एक भी न बचेगा। किसने कर्म किया, किसने नहीं किया, इसका हाल देव जाने, पर मारे सब जाएंगे। घर से भी तो सरकारी रुपया खाकर भागा था, वह बड़ा धोखा हुआ। जग्गो ने मीठे तिरस्कार से देखकर कहा, अपनी नेकी बदी अपने साथ है, मतलब ही तो संसार है, कौन किसके लिए मरता है? देवी दीन ने तीव्र स्वर में कहा, अपने मतलब के लिए जो दूसरों का गला काटे, उसको जहर दे देना भी पाप नहीं है। सहसा 2 प्राणी आकर खड़े हो गए। एक गोरा खूबसूरत लड़का था जिसकी उम्र 15-16 साल से ज्यादा न थी। दूसरा अधेड़ था और सूरत से चपरासी मालूम होता था। देवी दीन ने पूछा, किसे खोजते हो? चपरासी ने कहा, तुम्हारा ही नाम देवी दीन है ना? मैं प्रजा मित्र के दफ्तर से आया हूँ। ये बाबू उन्हीं रमानाथ के भाई हैं जिन्हें शतरंज का इनाम मिला था। ये उन्हीं की खोज में दफ्तर गए थे, संपादक जी ने तुम्हारे पास भेज दिया। तो मैं जाऊं ना? ये कहता हुआ वो चला गया। देवी दीन ने गोपी को सिर से पांव तक देखा। आकृति रमा से मिलती थी। बोला, आओ बेटा, बैठो, कब आए घर से? गोपी ने एक खटी की दुकान पर बैठना शान के खिलाफ समझा। खड़ा खड़ा बोला, आज ही तो आया हूं, भाभी भी साथ हैं, धर्मशाला में ठहरा हुआ हूं। देवी दीन ने खड़े होकर कहा, तो जाकर बहू को यहाँ लाओ ना, ऊपर तो रमा बाबू का कमरा है ही, आराम से रहो, धर्मशाले में क्यों पड़े रहोगे?
नहीं, चलो मैं भी चलता हूँ, यहाँ सब तरह का आराम है। उसने जग्गो को यह खबर सुनाई और ऊपर झाड़ू लगाने को कहकर गोपी के साथ धर्मशाला चल दिया। बुढ़िया ने तुरंत ऊपर जाकर झाड़ू लगाया, लपक कर हलवाई की दुकान से मिठाई और दही लाई, सुराही में पानी भर दिया, फिर अपना हाथ मुंह धोया, एक रंगीन साड़ी निकाली, गहने पहने और बन ठन कर बहू की राह देखने लगी। इतने में फिटन भी आ पहुंची। बुढ़िया ने जाकर जालपा को उतारा। जालपा पहले तो साग भाजी की दुकान देखकर कुछ झिझकी, पर बुढ़िया का स्नेह स्वागत देखकर उसकी झिझक दूर हो गई। उसके साथ ऊपर गई तो हर एक चीज इस तरह अपनी जगह पर पाई मानो अपना ही घर हो। जग्गो ने लोटे में पानी रखकर कहा, इसी घर में भैया रहते थे बेटी, आज 15 रोज से घर सूना पड़ा हुआ है, हाथ मुंह धोकर दही चीनी खा लो ना बेटी, भैया का हाल तो अभी तुम्हें मालूम न हुआ होगा। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, कुछ ठीक ठीक नहीं मालूम हुआ। वो जो पत्र छपता है वहां मालूम हुआ था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवी दीन भी ऊपर आ गया था, बोला, गिरफ्तार तो किया था, पर अब तो वो एक मुकदमे में सरकारी गवाह हो गए हैं। प्रयागराज में अब उन पर कोई मुकदमा न चलेगा और शायद नौकरी चाकरी भी मिल जाए। जालपा ने गर्व से कहा, क्या इसी डर से वो सरकारी गवाह हो गए हैं? वहां तो उन पर कोई मामला ही नहीं है, मुकदमा क्यों चलेगा? देवी दीन ने डरते डरते कहा, कुछ रुपये पैसे का मामला था ना। जालपा ने मानो आहत होकर कहा, वो कोई बात न थी। ज्यों ही हम लोगों को मालूम हुआ कि कुछ सरकारी रकम इनसे खर्च हो गई है, उसी वक्त पहुंचा दी। ये व्यर्थ घबरा कर चले आए और फिर ऐसी चुप्पी साधी कि अपनी खबर तक न दी। देवी दीन का चेहरा जगमगा उठा, मानो किसी व्यथा से आराम मिल गया हो। बोला, तो ये हम लोगों को क्या मालूम, बाहर बाहर समझाया कि घर पर खत पत्थर भेज दो, लोग घबराते होंगे, पर मारे शर्म के लिखते ही न थे। इसी धोखे में पड़े रहे कि प्रयागराज में मुकदमा चल गया होगा, जानते तो सरकारी गवाह क्यों बनते। सरकारी गवाह का आशय जालपा से छिपाना था। समाज में उनकी जो निंदा और अपकीर्ति होती है, ये भी उससे न छिपी थी। सरकारी गवाह क्यों बनाए जाते हैं, किस तरह प्रलोभन दिया जाता है, किस भांति वो पुलिस के पुतले बनकर अपने ही मित्रों का गला घोंटते हैं, ये उसे मालूम था। मगर कोई आदमी अपने बुरे आचरण पर लज्जित होकर भी सत्य का उद्घाटन करे, छल और कपट का आवरण हटा दे, तो वो सज्जन है। उसके साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मगर शर्त यही है कि वो अपनी गोष्ठी के साथ किए का फल भोगने को तैयार रहे। हंसता खिलता फांसी पर चढ़ जाए तो वो सच्चा वीर है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वार्थ के नीच विचार से, दंड की कठोरता से भयभीत होकर अपने साथियों से दगा करे, आस्तीन का सांप बन जाए तो वह कायर है, पतित है, बेहया है। विश्वासघात डाकुओं और समाज के शत्रुओं में भी उतना ही हेय है जितना किसी अन्य क्षेत्र में। ऐसे प्राणी को समाज कभी क्षमा नहीं करता, कभी नहीं। जालपा इसे खूब समझती थी। यहां तो समस्या और भी जटिल हो गई थी। रमा ने दंड के भय से अपने किए हुए पापों का पर्दा नहीं खोला था। उसमें कम से कम सच्चाई तो होती, निंदा होने पर भी आंशिक सच्चाई का एक गुण तो होता। यहां तो उन पापों का पर्दा खोला गया था जिसकी हवा तक उसे न लगी थी। जालपा को सहसा इसका विश्वास न आया। अवश्य ही कोई न कोई बात हुई होगी जिसने रमा को सरकारी गवाह बनने पर मजबूर कर दिया होगा। सकुचाती हुई बोली, क्या यहां भी कोई बात हो गई थी? देवी दीन उसकी मनोव्यथा का अनुभव करता हुआ बोला, कोई बात नहीं, यहाँ वो मेरे साथी प्रयागराज से आए, जब से आए यहाँ से कहीं गए नहीं, बाहर निकलते ही न थे। बस एक दिन निकले और उसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया। एक सिपाही को आते देखकर डरे कि मुझे को पकड़ने आ रहा है,
भाग खड़े हुए। वो उस सिपाही को खटका हुआ उसने सुबह में गिरफ्तार कर लिया। मैं भी इनके पीछे थाने में पहुंचा। दरोगा पहले तो रिश्वत मांगते थे, मगर जब मैं घर से रुपये लेकर गया तो वहाँ और ही गुल खिल चुका था। अफसरों में न जाने क्या बातचीत हुई, उन्हें सरकारी गवाह बना दिया। मुझसे तो भैया ने कहा कि इस मामले में बिल्कुल झूठ न बोलना पड़ेगा, पुलिस का मुकदमा सच्चा है, सच्ची बात कह देने में क्या हर्ज है। मैं चुप हो गया, क्या करता। जको, न जाने सबों ने कौन सी बूटी सुगा दी। भैया तो ऐसे न थे, दिन भर अम्मा अम्मा करते रहते थे। दुकान पर सभी तरह के लोग आते हैं, मर्द भी औरत भी। क्या मजाल किसी की ओर आंख उठाकर देखा हो। देवीदीन, हाँ, कोई बुराई न थी। मैंने तो ऐसा लड़का ही नहीं देखा, उसी धोखे में आ गए। जालपा ने 1 मिनट सोचने के बाद कहा, क्या उनका बयान हो गया? हाँ, 3 दिन बराबर होता रहा, आज खत्म हो गया। जालपा ने उद्विग्न होकर कहा, तो अब कुछ नहीं हो सकता? मैं उनसे मिल सकती हूँ? देवीदीन जालपा के इस प्रश्न पर मुस्कुरा पड़ा। बोला, हाँ और क्या, जिसमें जाकर भंडा फोड़ कर दो, सारा खेल बिगाड़ दो। पुलिस ऐसी गधी नहीं है, आजकल कोई भी उनसे मिलने नहीं पाता, कड़ा पहरा रहता है। इस प्रश्न पर इस समय और कोई बातचीत न हो सकती थी। इस गुत्थी को सुलझाना आसान न था। जालपा ने गोपी को बुलाया। वो छज्जे पर खड़ा सड़क का तमाशा देख रहा था। ऐसा शर्मा रहा था मानो ससुराल आया हो। धीरे धीरे आकर खड़ा हो गया। जालपा ने कहा, मुंह हाथ धोकर कुछ खा तो लो, दही तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना। गोपी लजाकर फिर बाहर चला गया। देवीदीन ने मुस्कुराकर कहा, हमारे सामने न खाएंगे। हम दोनों चले जाते हैं। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो हमसे कह देना बहू जी, तुम्हारा ही घर है। भैया को तो हम अपना ही समझते थे, और हमारे कौन बैठा है। जग्गू ने गर्व से कहा, वो तो मेरे हाथ का बनाया खाना खा लेते थे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें भोजन न बनाना पड़ेगा माँ जी, मैं बना दिया करूंगी। जग्गू ने आपत्ति की, हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना मना है बहू। अब 4 दिन के लिए बिरादरी में नक्कू क्या बनूं। जालपा, हमारी बिरादरी में भी तो दूसरों का खाना मना है। जग्गू, यहाँ तुम्हें कौन देखने आता है, फिर पढ़े लिखे आदमी इन बातों का विचार भी तो नहीं करते। हमारी बिरादरी तो मूर्ख लोगों की है। जालपा, ये तो अच्छा नहीं लगता कि तुम बनाओ और मैं खाऊं। जिसे बहू बनाया उसके हाथ का खाना पड़ेगा। नहीं खाना था तो बहू क्यों बनाया। देवीदीन ने जग्गू की ओर प्रशंसा सूचक नजरों से देखकर कहा, बहू ने पते की बात कह दी, इसका जवाब सोच कर देना। हाँ, अभी चलो, इन लोगों को जरा आराम करने दो। दोनों नीचे चले गए तो गोपी ने आकर कहा, भैया इसी खटी के यहाँ रहते थे क्या? खटी की तो मालूम होते हैं। जालपा ने फटकार कर कहा, खटीक हो या चमार हो, लेकिन हमसे और तुमसे 100 गुने अच्छे हैं। एक परदेसी आदमी को 6 महीने तक अपने घर में ठहराया, खिलाया पिलाया। हम में है इतनी हिम्मत? यहाँ तो कोई मेहमान आ जाता है तो वो भी भारी हो जाता है। अगर ये नीचे हैं तो हम इनसे कहीं नीचे हैं। गोपी हाथ मुंह धो चुका था, मिठाई खाता हुआ बोला, किसी को ठहरा लेने से तो कोई ऊंचा नहीं हो जाता। चमार कितना ही दान पुण्य करे पर रहेगा तो चमार ही। जालपा, मैं उस चमार को उस पंडित से अच्छा समझूंगी जो हमेशा दूसरों का धन खाया करता है। जलपान करके गोपी नीचे चला गया। शहर घूमने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जालपा की इच्छा कुछ खाने को न हुई। उसके सामने एक जटिल समस्या खड़ी थी, रमा को कैसे इस दलदल से निकाले।
उस निंदा और उपहास की कल्पना ही से उसका अभिमान आहत हो उठता था। हमेशा के लिए वो सबकी आंखों से गिर जाएंगे, किसी को मुंह न दिखा सकेंगे। फिर बेगुनाहों का खून किसकी गर्दन पर होगा। अभियुक्तों में न जाने कौन अपराधी है, कौन निरपराध है, कितने द्वेष के शिकार हैं, कितने लोभ के। सभी सजा पा जाएंगे। शायद दो चार को फांसी भी हो जाए। किस पर यह हत्या पड़ेगी? उसने फिर सोचा, माना किसी पर हत्या न पड़ेगी, कौन जानता है हत्या पड़ती है या नहीं। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, ओह कितनी बड़ी नीचता है। ये कैसे इस बात पर राजी हुए? अगर म्यूनिसिपैलिटी के मुकदमा चलाने का भय भी था तो 2-4 साल की कैद के सिवा और क्या होता। उससे बचने के लिए इतनी घोर नीचता पर उतर आए। अब अगर मालूम भी हो जाए कि म्यूनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर सकती तो अब हो ही क्या सकता है। इनकी शहादत तो हो ही गई। सहसा एक बात किसी भारी कील की तरह उसके हृदय में चुभ गई। क्यों न ये अपना बयान बदल दें। उन्हें मालूम हो जाए कि म्यूनिसिपैलिटी उनका कुछ नहीं कर सकती तो वो शायद खुद ही अपना बयान बदल दें। ये बात उन्हें कैसे बताई जाए? किसी तरह संभव है। वो अधीर होकर नीचे उतर आई और देवीदीन को इशारों से बुलाकर बोली, क्यों दादा, उनके पास कोई खत भी नहीं पहुंच सकता? पहरे वाले को 10-5 रुपये देने से शायद कोई खत पहुंच जाए। देवीदीन ने गर्दन हिलाकर कहा, मुश्किल है। पहरे पर बड़े जजे हुए आदमी रखे गए हैं। मैं 2 बार गया था, सबों ने फाटक के सामने खड़ा भी न होने दिया। उस बंगले के आसपास क्या है? एक और तो दूसरा बंगला है, एक कलमी आम का बाग है और सामने सड़क है। हाँ, शाम को घूमने घामने तो निकलते ही होंगे। हाँ, बाहर कुर्सी डालकर बैठते हैं। पुलिस के 1-2 अफसर भी साथ रहते हैं। अगर कोई उस बाग में छिपकर बैठे तो कैसा हो? जब उन्हें अकेले देखे खत फेंक दे, वो जरूर उठा लेंगे। देवीदीन ने चकित होकर कहा, हाँ हो तो सकता है, लेकिन अकेले मिले तब तो। जरा और अंधेरा हुआ तो जालपा ने देवीदीन को साथ लिया और रमानाथ का बंगला देखने चली। एक पत्र लिखकर जेब में रख लिया था। बार बार देवीदीन से पूछती, अब कितनी दूर है? अच्छा, अभी इतनी ही और दूर। वहां हाथे में रोशनी तो होगी। उसके दिल में लहरें सी उठने लगी। रमा अकेले टहलते हुए मिल जाए तो क्या पूछना। रुमाल में बांधकर खत को उनके सामने फेंक दूंगी। उनकी सूरत बदल गई होगी। सहसा उसे शंका हुई, कहीं वो पत्र पढ़कर भी अपना बयान न बदलें तब क्या होगा। कौन जाने अब भी मेरी याद उन्हें है कि नहीं। कहीं मुझे देखकर वो मुंह फेर लें तो। इस शंका से वो सहम उठी। देवीदीन से बोली, क्यों दादा, वो कभी घर की चर्चा करते थे? देवीदीन ने सर हिलाकर कहा, कभी नहीं, मुझसे तो कभी नहीं की। उदास बहुत रहते थे। इन शब्दों ने जालपा की शंका को और भी सजीव कर दिया। शहर की घनी बस्ती से ये लोग दूर निकल आए थे। चारों ओर सन्नाटा था। दिन भर वेग से चलने के बाद इस समय पवन भी विश्राम कर रहा था। सड़क के किनारे के वृक्ष और मैदान चंद्रमा के मंद प्रकाश में हतोत्साह निर्जीव से मालूम होते थे। जालपा को ऐसा आभास होने लगा कि उसके प्रयास का कोई फल नहीं है, उसकी यात्रा का कोई लक्ष्य नहीं है। इस अनंत मार्ग में उसकी दशा उस अनाथ की सी है जो मुट्ठी भर अन्न के लिए द्वार द्वार फिरता है। वो जानता है अगले द्वार पर उसे अन्न न मिलेगा, गालियां ही मिलेंगी, फिर भी वो हाथ फैलाता है, बढ़ती मनाता है। उसे आशा का अवलंब नहीं, निराशा ही का अवलंब है। एकाएक सड़क के दाहिनी तरफ बिजली का प्रकाश दिखाई दिया। देवीदीन ने एक बंगले की ओर उंगली उठाकर कहा, यही उनका बंगला है। जालपा ने डरते डरते उधर देखा, मगर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। कोई आदमी न था। फाटक पर ताला पड़ा हुआ था। जालपा बोली, यहां तो कोई नहीं है। देवीदीन ने फाटक के अंदर झांक कर कहा, हाँ, शायद ये बंगला छोड़ दिया। कहीं घूमने गए होंगे। घूमने जाते तो द्वार पर पहरा होता। ये बंगला छोड़ दिया। तो लौट चले।
नहीं, जरा पता लगाना चाहिए गए कहाँ। बंगले के दाहिनी तरफ आमों के बाग में प्रकाश दिखाई दिया। शायद खटीक बाग की रखवाली कर रहा था। देवीदीन ने बाग में आकर पुकारा, कौन है यहाँ? किसने बाग लिया है? एक आदमी आमों के झुरमुट से निकल आया। देवीदीन ने उसे पहचान कर कहा, अरे तुम हो जंगली, तुमने ये बाग लिया है? जंगली ठिगना सा गठीला आदमी था। बोला, हाँ दादा, ले लिया, पर कुछ है नहीं, दंड ही भरना पड़ेगा। तुम यहाँ कैसे आ गए? कुछ नहीं, यूं ही चला आया था। इस बंगले वाले आदमी क्या हुए? जंगली ने इधर उधर देखकर कनबत्तियों में कहा, इसमें वही मुखबिर टिका हुआ था। आज सब चले गए। सुनते हैं 15-20 दिन में आएंगे, जब फिर हाई कोर्ट में मुकदमा पेश होगा। पढ़े लिखे आदमी भी ऐसे दगाबाज होते हैं दादा। सरासर झूठी गवाही दी। न जाने इसके बाल बच्चे हैं या नहीं, भगवान को भी नहीं डरा। जालपा वहीं खड़ी थी। देवीदीन ने जंगली को और जहर उगलने का अवसर न दिया। बोला, तो 15-20 दिन में आएंगे, खूब मालूम है? जंगली, हाँ, वही पहरे वाले कह रहे थे। कुछ मालूम हुआ कहाँ गए हैं? वही मौका देखने गए हैं जहां वारदात हुई थी। देवीदीन चिलम पीने लगा और जालपा सड़क पर आकर टहलने लगी। रमा की ये निंदा सुनकर उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हुआ जाता था। उसे रमा पर क्रोध न आया, ग्लानि न आई। उसे हाथों का सहारा देकर इस दलदल से निकालने के लिए उसका मन विकल हो उठा। रमा चाहे उसे दुत्कार ही क्यों न दे, उसे ठुकरा ही क्यों न दे, वो उसे अपयश के अंधेरे खड्ड में न गिरने देगी। जब दोनों यहां से चले तो जालपा ने पूछा, इस आदमी से कह दिया ना कि जब वो आ जाएं तो हमें खबर दे दे? हाँ, कह दिया। 1 महीना गुजर गया। गोपीनाथ पहले तो कई दिन कलकत्ता की सैर करता रहा, मगर 4-5 दिन में ही उसका यहां से ऐसा जी उचाट हुआ कि घर की रट लगानी शुरू कर दी। आखिर जालपा ने उसे लौटा देना ही अच्छा समझा। यहां तो वो छिप छिप कर रोया करता था। जालपा कई बार रमा के बंगले तक हो आई। वो जानती थी कि अभी रमा नहीं आए हैं, फिर भी वहां का एक चक्कर लगा आने में उसको एक विचित्र संतोष होता था। जालपा कुछ पढ़ते पढ़ते या लेटे लेटे थक जाती तो एक क्षण के लिए खिड़की के सामने आ खड़ी होती थी। एक दिन शाम को वो खिड़की के सामने आई तो सड़क पर मोटरों की एक कतार नजर आई। कौतूहल हुआ, इतनी मोटरें कहाँ जा रही हैं? गौर से देखने लगी। 6 मोटरें थी। उनमें पुलिस के अफसर बैठे हुए थे, एक में सब सिपाही थे। आखिरी मोटर पर जब उसकी निगाह पड़ी तो मानो उसके सारे शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। वो ऐसी तन्मय हुई कि खिड़की से जीने तक दौड़ी आई, मानो मोटर को रोक लेना चाहती हो। पर इसी एक पल में उसे मालूम हो गया कि मेरे नीचे उतरते उतरते मोटरें निकल जाएंगी। वो फिर खिड़की के सामने आई। रमा अब बिल्कुल सामने आ गया था। उसकी आंखें खिड़की की ओर लगी हुई थी। जालपा ने इशारे से कुछ कहना चाहा, पर संकोच ने रोक दिया। ऐसा मालूम हुआ कि रमा की मोटर कुछ धीमी हो गई है। देवीदीन की आवाज भी सुनाई दी, मगर मोटर रुकी नहीं। एक ही क्षण में वो आगे बढ़ गई, पर रमा अब भी रह रह कर खिड़की की ओर ताकता जाता था। जालपा ने जीने पर आकर कहा, दादा। देवीदीन ने सामने आकर कहा, भैया आ गए। वो क्या मोटर जा रही है? ये कहता हुआ वो ऊपर आ गया। जालपा ने उत्सुकता को संकोच से दबाते हुए कहा, तुमसे कुछ कहा? देवीदीन, और क्या कहते हैं, खाली राम राम की। मैंने कुशल पूछी, हाथ से दिलासा देते चले गए। तुमने देखा कि नहीं? जालपा ने सिर झुकाकर कहा, देखा क्यों नहीं, खिड़की पर जरा खड़ी थी। उन्होंने भी तुम्हें देखा होगा, खिड़की की ओर ताकते तो थे। बहुत चकराए होंगे कि ये कौन है।
कुछ मालूम हुआ मुकदमा कब पेश होगा? कल ही तो। कल ही? इतनी जल्द? तब तो जो कुछ करना है आज ही करना होगा। किसी तरह उन्हें मेरा खत मिल जाता तो काम बन जाता। देवीदीन ने इस तरह ताका मानो कह रहा है, तुम इस काम को जितना आसान समझती हो उतना आसान नहीं है। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा, क्या तुम्हें संदेह है कि वो अपना बयान बदलने पर राजी होंगे? देवीदीन को अब इसे स्वीकार कर लेने के सिवा और कोई उपाय न सूझा। बोला, हाँ भाऊजी, मुझे इसका बहुत अंदेशा है, और सच पूछो तो है भी जोखिम। अगर वो बयान बदल भी दें तो पुलिस के पंजे से नहीं छूट सकते। वो कोई दूसरा इल्जाम लगाकर उन्हें पकड़ लेगी और फिर नया मुकदमा चलाएगी। जालपा ने ऐसी नजरों से देखा मानो वो इस बात से जरा भी नहीं डरती। फिर बोली, ताता, मैं उन्हें पुलिस के पंजे से बचाने का ठेका नहीं लेती। मैं केवल ये चाहती हूं कि हो सके तो उन्हें अपयश से बचा लूं। उनके हाथों इतने घरों की बर्बादी होते नहीं देख सकती। अगर वो सचमुच डकैतियों में शरीक होते तब भी मैं यही चाहती कि वो अंत तक अपने साथियों के साथ रहें और जो सिर पर पड़े उसे खुशी से झेलें। मैं ये कभी पसंद न करती कि वो दूसरों को दगा देकर मुखबिर बन जाए। लेकिन ये मामला तो बिल्कुल झूठ है। मैं ये किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो अपने स्वार्थ के लिए झूठी गवाही दें। अगर उन्होंने खुद अपना बयान न बदला तो मैं अदालत में जाकर सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। वो हमेशा के लिए मुझे त्याग दें, मेरी सूरत ना देखें, ये मंजूर है, पर यह नहीं हो सकता कि इतना बड़ा कलंक माथे पर लगाए। मैंने अपने पत्र में सब लिख दिया है। देवीदीन ने उसे आदर की दृष्टि से देखकर कहा, तुम सब कर लोगी बहू। अब मुझे विश्वास हो गया। जब तुमने कलेजा इतना मजबूत कर लिया है तो तुम सब कुछ कर सकती हो। तो यहां से 9 बजे चले? हाँ, मैं तैयार हूं।